के पक्षधर थे, कानून के आधार पर शासन करने के पक्षधर थे, साथ ही जो निजी संपत्ति थे उसके विरोधी नहीं थे, उसके भी पक्षधर थे। ठीक, तो इसका मतलब ये निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, तो समाज का एक वर्ग इनकी स्थिति से भी क्या ऐसे वंचित रह जाता था, मतदान से। परिवर्तनवादी, ठीक, परिवर्तनवादी वो लोग थे जो पूरी सामाजिक व्यवस्था में कंप्लीटली परिवर्तन चाहते थे, लेकिन निजी संपत्ति के ये भी विरोधी नहीं थे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे परिवर्तनवादी और उदारवादियों के पास निजी संपत्ति थी। अब आते हैं रूढ़िवादी, एक और वर्ग था जो पुराने विचारों के आधार पर कार्य करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि बहुत तेजी से समाज में बदलाव हो, लेकिन क्रांति से पहले की स्थिति में वो भी जाना नहीं चाहता था। ठीक, वो ये चाहता था कि धीरे धीरे जो प्राचीन संस्कृति है, प्राचीन सोच है, उसी को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन किया जाए। अब हम लोग पढ़ रहे हैं उदारवादी, राष्ट्रवादी। तो उदारवादी ऐसा वर्ग था जो समाज के प्रत्येक लोगों को अपने साथ लेकर चलना चाहता था। तो उदारवादी राष्ट्रवादी से क्या निकल के आता है, जो मैंने बताया वही पॉइंट यहाँ से निकलेंगे, सुन लीजिए आप लोग। यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार, राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े हुए, उदारवाद से जुड़े हुए थे। उदारवादी, उदारवादी यानी जिनको LIVE, लिबरलिज्म, RALISM, ठीक, उदारवादी यानी लिबरलिज्म के नाम से जाना जाता था। ये शब्द लातिन भाषा के मूल लीवर पर आधारित। ये कौन सी भाषा का था? लातिन। से बना था, यानी लिबरलिज्म की उत्पत्ति लातिन भाषा के लिबरा से हुई थी। ठीक, जिसका मतलब होता है आजाद। इसका मतलब क्या था? आजाद। नए वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आजादी, व्यक्ति के ऊपर जो बंदिशें हैं उनको मुक्त करना, ये आपका उदारवादी का अर्थ था। राजनीतिक रूप से उदारवादी एक ऐसे कानून के समक्ष सबकी बराबरी चाहते थे। राजनीतिक रूप से उदारवादी एक सरकार पर जोर देते थे जो सहमति से बनी हो। मैंने भी यही बताया था, जो उदारवादी है एक ऐसी सरकार चाहते थे जो सबकी सहमति से बने, एक ऐसी कानून व्यवस्था चाहते थे जो सबके लिए बराबर। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवादी निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति और संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। ठीक, यानी कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग का विरोधी था, संसदीय और कानून की सरकार का पक्षधर था। कौन था? उदारवादी था। अतः स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देता था। उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देता था। संक्षेप में मैंने आपको यही बताया था कि वो सहमति के आधार पर सरकार भी चाहते थे, कानून के आधार पर सरकार भी चाहते थे, लेकिन निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे। नेपोलियन ने जर्मन राज्यों को इकट्ठा करके 39 राज्यों का एक संघ बनाया था। आपको ध्यान रखना है, नेपोलियन ने 39 जर्मन राज्यों का एक संघ बनाया था।
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अक्सर पूछा जाता है कि नेपोलियन ने जर्मन महासंघ में कितने राज्यों को शामिल किया था, कितने राज्यों को शामिल किया था? 39। ठीक, एक घटना आपको मैं पढ़ के स्पष्ट करता हूं कि 1833 ईस्वी में हैम्सबर्ग एक स्थान, दूसरा न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले व्यापारियों को 11 सीमा शुल्कों से गुजरना पड़ता था। ठीक, यानी एक शहर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने, 2 एग्जाम्पल उसमें दिए हैं, हैम्सबर्ग और न्यूरेमबर्ग। उन दोनों के बीच अगर कोई व्यापारी अपना माल बेचने जाता था तो उसको 11 सीमा शुल्कों से गुजरना पड़ता था। कितने से? 11 से। और प्रत्येक जगह 5% सीमा शुल्क लिया जाता था। ठीक, यानी कुल मिला के उसको कहां से कहां तक, हैम्सबर्ग से न्यूरेमबर्ग तक जाने तक 55% सीमा शुल्क के रूप में देना पड़ता था। लेकिन जब ठीक नेपोलियन ने ये शुरुआत की, ये सुधारवादी शुरुआत की कि उसने जर्मन के 39 राज्यों को मिलाकर एक संघ बनाया, तो ऐसे ही पुनरावृत्ति हमें यूरोप के कुछ राष्ट्रों में देखने को मिली। आगे यही घटना बनाती कि प्रसा के अगुवाई में या प्रसा की सोच के अनुसार 1834 ईस्वी में आगे उन्होंने कहा है कि शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन या आकार के अनुसार लिया जाता था, क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी नापतोल की इकाई अलग होती थी। ठीक, और मैंने कहा था कि नेपोलियन के इसी प्रभाव से प्रश्न होकर 1834 ईस्वी में प्रसा ने भी ठीक लोगों और वस्तुओं के आने जाने के लिए कर में छूट दी थी। ठीक, आगे स्पष्ट कर दूंगा, अभी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि अतः हिसाब लगाने में समय आता था। मसलन एक एग्जाम्पल दिया है कि कपड़े को नापने का पैमाना, आप याद रखेंगे कि आपसे पूछा जा सकता है कि एले क्या है, एले क्या है या एले क्या था? यूरोप में कपड़े नापने का पैमाना। ठीक, यूरोप में कपड़ा नापने का पैमाना था उस समय। अब उन्होंने ये बताया है कि एले की लंबाई जगह बदलने के साथ घटती और बढ़ जाती थी। वास्तव में ये कपड़ा नापने का एक पैमाना था, लेकिन इसकी लंबाई में अंतर हो जाता था स्थान परिवर्तन से। अगर एक एला कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता है तो वह 54.7 सेंटीमीटर मिलता है। यदि आप फ्रैंकफर्ट जर्मनी का एक शहर, वहां उस समय अगर एक एले का मतलब होगा एक कपड़ा नापने की इकाई, अगर आप एक एला कपड़ा खरीदते हैं तो आपको 54.7 सेंटीमीटर कपड़ा मिलेगा। कहाँ? फ्रैंकफर्ट। ठीक, और यदि आप फ्रैंकफर्ट से मेज पहुंच जाओ, किसी दूसरे स्थान जिसका नाम है मेज पहुंच जाए, तो आपको 55.1 सेंटीमीटर कपड़ा उपलब्ध होगा। और अगर आप न्यूरेमबर्ग पहुंचेंगे तो आपको 65.6 सेंटीमीटर कपड़े की प्राप्ति होगी। ठीक, तो स्थान बदलने से कपड़े की इकाई में परिवर्तन हो रहा। क्या हो रहा था? परिवर्तन। अतः नए वाणिज्यिक वर्ग ऐसी स्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानता था। जो वाणिज्यिक वर्ग का उदय हुआ था वो इस प्रकार के चीजों को आर्थिक विकास में बाधक मानता था। कुछ लोग तर्क दे रहे थे कि जहां वस्तुओं और लोगों का पूंजी का आवागमन रहित हो, एक ऐसा स्थान बनाया जाए, ऐसे क्षेत्रों को मिलाकर एक ऐसा क्षेत्र बनाया जाए जहां पूंजी और वस्तुओं को आवागमन में कोई शुल्क न देना पड़े।
तो इसी की शुरुआत 1834 ईस्वी में प्रसा की पहल पर एक शुल्क संघ जोल वेराइन ठीक, शुल्क संघ यानी कुछ क्षेत्रों को मिलाकर एक शुल्क संघ जिसका नाम था जोल वेराइन बनाया गया। कब बनाया? 1834 ईस्वी में। किसमें बनाया? प्रसा ने बनाया।